नमस्कार। कल तक की जो क्लास आप लोगों ने देखा था उसमें आपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड या राजनीतिक पृष्ठभूमि को पूरी तौर पर समझ लिया था कि किन हालातों में देश का विभाजन स्वीकार किया गया एवं जिस समय अगस्त 1947 का वक्त इस देश की जनता यहाँ के राजनीतिक नेतृत्व के समक्ष था, उस दौरान वो हालात क्या थे जिसके चलते सरदार वल्लभ भाई पटेल को दृढ़ निश्चय के साथ रियासतों के एकीकरण की तरफ सचेतन प्रयास करने पड़े। हालांकि हम देख चुके हैं लॉर्ड एलेना लिथगो या एआईएसपीसी की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिए गए बयान, उन संस्थाओं की घोषणा, राजपूताना प्रांतीय सभा, जयपुर का जो अधिवेशन की जो घोषणा थी, वो स्पष्ट कर चुके थे कि हाथ पीछे खींचने वाले नहीं हैं। मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का YouTube चैनल किंशुक शर्मा की कक्षा पर, और इस कहानी को हम आगे बढ़ाएं उसके पहले आज का मैं विषय और सारांश आपको बहुत क्लियर समझा दूं, बतला दूं कि क्या है। आज जो हम देखेंगे वो विषय है कि एकीकरण की जब स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई कि राजपूत रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बचाकर नहीं चल सकती, क्योंकि वो इस राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। उस स्थिति में सबसे पहले आपने देखा था बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह राठौड़ साहब ने अपने आप को चैम्बर ऑफ प्रिंसेस से अलग कर लिया था, और इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा था कि उस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की जो एकता थी और जो उसके कंटेम्प्रेरी समकालीन जो प्रेसिडेंट थे भोपाल नवाब हमीदुल्लाह खान साहब, उन्होंने बाकी रियासतों को लामबंद करने का प्रयास कर लिया था। अब राजपूताना पे इसका असर ये हुआ कि जब बीकानेर इस संगठन से, जो कि असल में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जो कि ब्रिटिश क्राउन द्वारा समर्थित था, जब वो अलग उससे बीकानेर अलग हो गया तो जो बाकी रियासतें थी, प्रमुख रियासतें, उन्होंने भी अपने आप को अलग करके छोटी छोटी रियासतों को, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन की जो घोषणा थी, जो सलाह थी इन स्टेट्स को, प्रिंसली स्टेट्स को, वो यही थी। तो फिर इन्होंने भी प्रयास किया कि हमारे आसपास की जो छोटी जो स्टेट्स हैं, चाहे वो नॉन सैल्यूट स्टेट्स हों या सैल्यूट स्टेट्स हों, वो मर्ज कर ली जाएं और बड़ी बड़ी इकाइयाँ, यूनिट्स जो है वो एग्जिस्टेंस या अस्तित्व में आ सकें। अच्छा, इस कवायद के पीछे जो उद्देश्य था, जो लालच था बड़ी रियासतों का, वो अपने ध्वज, अपने संविधान, अपने तंत्र को सुरक्षित रखने का था, बचाए रखने का था। इनका कोई रियासती कल्याणकारी कोई उद्देश्य नहीं था। तो आज के एपिसोड में हम इस बात को देखने का पूरा प्रयास करेंगे कि इस एकीकरण में का जब प्रक्रिया आरंभ हुई, प्रथम चरण 25 मार्च 1948 को, 18 मार्च 19, जो ये चरण जब चले थे 1948 में, 7 चरण में से पहला मत्स्य संघ जो आप लोगों ने देखा था, तो हमें यहाँ पर देखना कि उससे पहले राजपूताने के विभिन्न नरेशों की अपनी भूमिकाएं क्या रही थी। राइट, आइएगा। तो राजस्थान के विभिन्न नरेशों की भूमिकाओं की बात की जाए तो इसमें जो पहला जो हम सबसे बड़ा जो देखते हैं वो है उदयपुर सम्मेलन। याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये इस तरह के कंटेंट से, ये इस तरह के का मैटर है जिसे आप जनरली अपने पाठ्य पुस्तकों में देखते नहीं हैं, लेकिन आप यकीन मानकर चलिएगा, चाहे सब ऑर्डिनेट्स के एग्ज़ाम हो, जब अधीनस्थ चयन बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, या जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें आपके सामने आपको दो हाथ करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप उठाया गया, जो प्रयास किया गया, वो थे उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह साहब। इनके सलाहकार थे असल में KM मुंशी साहब। इन्होंने 23 मई 1947 को, याद रखिएगा, आप लोग जानते हैं जो फर्स्ट फेज था एकीकरण का, सरकार के द्वारा, जो भारत सरकार के तरफ से, रियासती विभाग की तरफ से जो प्रयास किया गया था, वो चरण आया था मत्स्य संघ। राइट, और ये आया था 1948 में। अब आप समझिएगा, लगभग वर्ष 1 साल पहले उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह जी के द्वारा 23 मई 1947 को उदयपुर के अंदर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, और उसका जो उद्देश्य था वो यही था कि अपने आसपास की तमाम छोटी मोटी जो रियासतें हैं उन सबको एक कर लेना, और एक करके उन्हें मेवाड़ के झंडे तले, मेवाड़ की गौरवशाली परंपराओं के
तहत उन्हें एकीकृत करना, एकताबद्ध करना। सलाहकार जो थे मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह के, वो के एम मुंशी थे। पहला प्रश्न ये बन रहा है, प्रथम उदयपुर सम्मेलन 23 मई 1947 को उदयपुर में मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी के द्वारा आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सम्मेलन में कुल 22 राजपूताने के नरेश उपस्थित हुए थे। याद रखिएगा इस बात को। हम कह सकते हैं कि जी टोटल ही 19 रियासतें थी, राइट। 22 कहाँ से आ रही है, तो आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी पड़ेगी कि नरेशों से मतलब यहाँ पर जो ठिकाने थे उनके प्रतिनिधित्व भी थे, जो सरदार थे वो भी थे, क्योंकि उन सबको साथ लिए बिना किसी भी एक बड़े राज्य की कल्पना करना, साकार करना लगभग नामुमकिन सी बात थी। तो यहाँ नरेशों से आपको ज़्यादा चिंतित होने वाली आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर मेवाड़ की सीमा से लगे हुए, जिसको आप उस ज़माने में मध्य प्रांत या मध्य प्रदेश और गुजरात कहते हैं, उसके कुछ क्षत्रिय प्रतिनिधि भी उन राज्यों से भी आए थे। तो जिस प्रस्तावित संघ की बात मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी के द्वारा की गई वो संघ था राजस्थान यूनियन। इसकी बात, अब एक प्रश्न यहाँ से क्या निकल रहा है, राजस्थान यूनियन के निर्माण का प्रस्ताव सबसे पहले किस रियासत के द्वारा रखा गया, तो अपना आंसर होगा मेवाड़ के द्वारा, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा। और ये रखा गया जो 23 मई 1947 का जो उदयपुर का प्रथम उदयपुर का सम्मेलन था। इसमें यह कहा गया कि ये यूनियन भावी भारतीय संघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, लेकिन इसका जो नेतृत्व करेगा वो कौन करेगा, मेवाड़ करेगा। परिणाम क्या आया, परिणाम ये आया जो भय था, जो मैंने लास्ट एपिसोड तक भी बात कही थी कि नरेशों ने सिर्फ ऊपरी मन से मेवाड़ महाराणाओं को उनकी योजनाओं में सहयोग देने का आश्वासन दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो किसी भी यूनियन का हिस्सा बनके अपने अस्तित्व को ही पूरी तौर पर दांव पर लगा देंगे। कुल मिलाकर जो राजस्थान यूनियन के निर्माण का जो प्रस्ताव मेवाड़ महाराणा के द्वारा रखा गया वो पूरी तौर पर साकार नहीं हो पाया। और उसकी वजह कोई भी, चाहे जिसका 1 किलोमीटर का दायरा था जिस रियासत का या जागीर का, वो अपने झंडे को, अपनी परंपराओं को इस प्रकार से, क्योंकि इन लोगों का जो अतीत रहा है, इन क्षत्रिय राजकुलों का जो अतीत रहा है, वो स्वाभिमान के लिए, जर के लिए, जमीन के लिए मर मिटने वाला रहा है। तो कैसे आप अपनी सीमाओं को अपने हाथों से धरती से मिटा सकते हैं। लगभग कुछ महीनों बाद 25-26 जून 1947 को द्वितीय उदयपुर सम्मेलन उदयपुर मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी के द्वारा ही किया गया। जब प्रथम जब उदयपुर सम्मेलन का कोई नतीजा, निर्णय सामने नहीं आया तो 25-26 जून 1947, अब याद रखिएगा जब मैं आप लोगों को कहता हूं कि नोटबुक लेकर साथ में बैठिए, तो आपको सबसे पहले मेंशन करना पड़ेगा कि 23 मई 1947 को प्रथम जो उदयपुर सम्मेलन था वो अस्तित्व में आ गया था 23 मई 1947 को। और जो द्वितीय जो उदयपुर सम्मेलन है वो अस्तित्व में कब आया, 25-26 जून 1947 को। तो ये पहला और द्वितीय उदयपुर सम्मेलन है। यहाँ पर पुनः राजस्थान यूनियन की आवश्यकता के क्रियान्वयन पर जोर देते हुए मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी ने टोटल जो यहाँ पर 22 नरेश, पुनः 22 प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए। तो उन नरेशों को संबोधित करते हुए यहाँ पर एक घोषणा की गई मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी के द्वारा। आपने क्या कहा कि यदि हमने मिलकर, याद रखिएगा, यदि हमने मिलकर यूनियन का निर्माण नहीं किया तो जो रियासतें प्रांतों के स्तर की नहीं हैं समाप्त हो जाएंगी। इसका मतलब कि आप ये मानकर चलिए जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर को यदि आप छोड़ दें तो बाकी समस्त रियासतों का अस्तित्व दांव पे लगना तैयार था। और आप खुले सार्वजनिक मंच से नरेशों के सामने खुले तौर पर इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि यदि हमने मिलकर यूनियन का निर्माण नहीं किया तो जो रियासतें प्रांतों के स्तर की नहीं है वे समाप्त हो जाएंगी। याद करिएगा, इस बात को सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया था कि राजस्थान की जो रियासतें हैं किसी भी, अब इन्हीं तरह के प्रश्नों का उत्तर आपको खोजना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट एपिसोड तक हम इन चीज़ों को देख चुके हैं। अब इस तरह के प्रश्न आपको परेशान करेंगे कि सबसे पहले ये घोषणा किसके द्वारा की गई थी कि वर्तमान में जितनी भी राजपूताने की रियासतें हैं वो भारतीय संघ में सम्मिलित होने की शर्तों को पूरा नहीं करती हैं। अतः ऐसी स्थिति में उन सभी इकाइयों को अपने आसपास की बड़ी बड़ी रियासतों में मर्ज हो जाना चाहिए। याद करिएगा, बहुत अच्छे से याद करिएगा। और यही प्रश्न है जो इस क्लास के बाद मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा इस क्लास के बाद। और यदि आप लोग अपनी तैयारी करके पूरी तौर पर नहीं आते तो फिर वही वाली बात है कि खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ता है। मेरा काम है आप लोगों को सजग बनाना, आपको जागरूक बनाना। परिणाम क्या हुआ, द्वितीय जो उदयपुर सम्मेलन जो 25-26 जून 1947 को हुआ,
कि जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर को छोड़कर, देख लीजिए, इस घोषणा के पश्चात जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, 4 बड़ी रियासतें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर। उदयपुर ने पहला प्रयास किया 23 मई 1947, तत्पश्चात 25-26 जून 1947 को। और द्वितीय उदयपुर सम्मेलन में जो घोषणा की गई कि यदि हमने मिलकर यूनियन का निर्माण नहीं किया तो जो रियासतें प्रांतों के स्तर की नहीं है वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर को छोड़कर राजस्थान की शेष रियासतों ने महाराणा का प्रस्ताव सिद्धांततः स्वीकार कर लिया एवं प्रस्तावित यूनियन का विधान तैयार करने के लिए एक समिति का गठन कर दिया। और अब जो ये समिति आई, इसका विधान जो सामने आया वो था 14 फरवरी 1948। 14 फरवरी 1948 को ये जो विधान था प्रस्तावित राजस्थान यूनियन का, राइट, ये प्रस्तुत किया गया। अब ये भी प्रश्न आ सकता है कि प्रस्तावित राजस्थान यूनियन का जो विधान था वो कौन से सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया? द्वितीय उदयपुर सम्मेलन में। किस तारीख को? 14 फरवरी 1948 को। जून 1947 में तो द्वितीय उदयपुर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और 14 फरवरी 1948 याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। 14 फरवरी 1948 को ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इस प्रस्तावित राजस्थान यूनियन का वो रखा गया। इस प्रस्तावित यूनियन में क्या क्या बातें की गई इनके संविधान के अनुसार? कि समस्त राज्यों का स्तर एक समान होगा, सभी नरेश एक कार्यकारिणी मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, सर्वसम्मति से निर्वाचित अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, बारी बारी से, राइट। तो समस्त राज्यों का स्तर एक जैसा होगा, सभी नरेश एक मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे और निर्वाचित अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। दूसरी बात, जो इसका जो विधान भवन होगा वो द्विसदनीय होगा, द्विसदनीय विधान भवन बनेगा। यानी कि ये पूरी तौर पे कॉपी कर रहे थे किसकी? ब्रिटिश जो लेजिस्लेचर था या जो संविधान था। एक सदन में राज्यों से एक समान संख्या में मनोनीत सदस्य होंगे, जबकि दूसरे सदन में जनसंख्या के अनुपात में जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होंगे। अब आप समझिएगा, जिस रियासत का जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो उतना ही प्रतिनिधित्व करेगी और अपनी बातों को मनवा सकती है। तो निश्चित तौर पर छोटी रियासतों का जो भय था वो अपने आप में गलत नहीं था, लेकिन संभव था यदि ये यूनियन अस्तित्व में आता तो शायद कुछ इस तरह की ये लोग व्यवस्था करते कि वोट या मत एक ही होगा, चाहे जनसंख्या कितनी ही रेशो में हो, राइट। लेकिन असल में हुआ क्या, जो मैंने अभी कहा, जब इस तरह की जब बातें सामने आई तो पक्की बात है कि संदेह और भय जिसके बादल पहले ही दिमाग में मंडरा रहे थे छोटे छोटे रियासतों के नरेशों के, वो उभर कर सामने आ गए, वो उघड़ कर फट पड़े। संदेह के कारण नरेशों में इस प्रस्ताव को लेकर एकता स्थापित नहीं हो सकी। अतः यह प्रस्तावित राजस्थान यूनियन कागजों तक ही सीमित होकर रह गई। इस संघ की असफलता के असल में निम्न कुछ प्रमुख कारण थे। कारण क्या थे? मेवाड़ के प्रयासों को छोटी रियासतों ने, अब आप इतनी क्लास के बाद इस बात को बेहद स्पष्टता के साथ समझ गए होंगे कि असल में ये जो प्रस्तावित यूनियन था ये क्यों नहीं अमल में लाया जा सका। असल में ये समझा कि मेवाड़ छोटी छोटी रियासतों का अतिक्रमण या अधिग्रहण करना चाहता है। महाराणा ने जनता एवं प्रजामंडल का सहयोग नहीं लिया, पक्की बात है। इस समय तो सबसे बड़ी जो सत्ता जो शक्ति थी वो किसके पास थी? आप लोग जानते हैं, प्रजामंडल के पास। प्रजामंडल सबसे बड़ी बात निकल रही है। तो प्रजामंडल तो इस तरह के किसी भी यूनियन का वैसे ही समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि ये जो यूनियन था ये कांग्रेस या एआईएसपीसी के समर्थन से नहीं बन रहा है, ये तो एक व्यक्तिगत राजशाही प्रयास था। एआईएसपीसी की क्षेत्रीय राजपूताना इकाई के अध्यक्ष जय नारायण व्यास साहब, आप लोग जानते हैं जय नारायण व्यास साहब को, आपने लक्कड़ और कक्कड़, धुन का धनी, मास साहब, शेर ए राजस्थान का जननायक भी कहा है। आप लोगों को मालूम है तरुण राजस्थान के साथ भी आपका संबंध था। मैंने जब आप लोगों को मारवाड़ किसान आंदोलन पढ़ाया था तब मैंने काफ़ी विस्तार से इन बातों को लिया था। जब आपने मारवाड़ प्रजामंडल या जोधपुर प्रजामंडल पढ़ा था तब भी आप लोगों ने काफ़ी विस्तार से लिया था। कुल 19 प्रजामंडल हम लोगों ने देखे थे। तो एआईएसपीसी की क्षेत्रीय राजपूताना इकाई के जो अध्यक्ष थे जय नारायण व्यास साहब, उन्होंने 19 जून 1947 को मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को पत्र के जरिए इस प्रस्तावित राजस्थान यूनियन की योजना का विरोध करते हुए लिखा कि प्रस्तावित योजना जनता के लिए वरदान कम एवं अभिशाप अधिक प्रमाणित होगी। अब मान लीजिए ये प्रश्न आ जाए कि जय नारायण व्यास का ये कथन कि प्रस्तावित योजना जनता के लिए वरदान कम और अभिशाप अधिक साबित होगी, किस नरेश को लिखा गया? किस योजना, जो प्रस्तावित योजना है, ये योजना कौन सी है?
क्या करोगे आप लोग? महाराणा भूपाल सिंह को लिखा गया प्रस्तावित राजस्थान यूनियन के द्वारा। ये बात लिखी गई थी जयनारायण व्यास साहब के द्वारा। अब जयपुर नरेश मानसिंह द्वितीय ने, ये तो प्रयास किया गया किसके द्वारा? ये दो प्रयास किए गए किसके द्वारा? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा। 23 मई 1947 का प्रथम उदयपुर सम्मेलन एवं 25-26 जून 1947 का द्वितीय उदयपुर सम्मेलन। तो ये तो प्रयास किए गए मेवाड़ महाराणा किसके द्वारा? उदय सिंह के द्वारा। इसी प्रकार से जयपुर महाराजा मानसिंह द्वितीय साहब ने भी अपने दीवान सर वीटी कृष्णामाचारी, दीवान प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, वजीर जिसे आप कह सकते हैं, की सलाह पर नरेशों का एक सम्मेलन अपने यहाँ पर बुलाया था, जिसमें यह कहा गया कि प्रदेश की रियासतों के प्रस्तावित संघ में उच्च न्यायालय, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विषयों पर संघ का नियंत्रण है। अब आप लोग देखिएगा, ये एक तरह का कॉपी पेस्ट है, जीरोक्स है, जो 1935 के अधिनियम ने प्रस्तावित भारतीय संघ की बात करी थी। नरेश अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लड़ा रहे हैं, ये उसी तरीके को अमल में लाने का प्रयास कर रहे हैं, अमली जामा पहनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो इनके ऊपर जो सत्ता थी ब्रिटिश हुकूमत की, वो इनके ऊपर थोप रही थी, एवं शेष विषयों पर सदस्य रियासतों का यथावत अधिकार बना रहेगा। अब ये प्रस्ताव जयपुर ने किस किस को दिया? करौली एवं अलवर रियासतों को, क्योंकि करौली और अलवर और करौली का बड़ा निकट का रिश्ता रहा है जयपुर के साथ, इनकी परंपराओं के आधार पर। अलवर की तो निकासी ही जयपुर से हुई है। तो आप समझिएगा, जयपुर ने प्रयास किया अलवर और करौली को लेकर, मेवाड़ ने प्रयास किया 22 इकाइयों को लेकर। इसी प्रकार से कोटा महाराव भीम सिंह जी ने भी एक हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था। कोटा महाराव भीम सिंह ने कोटा, बूंदी एवं झालावाड़ रियासतों को मिलाकर, क्योंकि बूंदी से निकली कोटा, कोटा से निकली झालावाड़, को मिलाकर हाड़ौती संघ बृहत्तर कोटा बनाने का असफल प्रयास किया था। हाड़ौती संघ बृहत्तर कोटा बनाने का एक असफल प्रयास किया था किसके द्वारा? कोटा महाराव भीम सिंह जी के द्वारा। इसी प्रकार का एक प्रयास किया गया डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह ने। तो जो वागड़ प्रदेश की जो रियासतें थी, डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह जी ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और प्रतापगढ़ को मिलाकर वागड़ राज्य, याद रखिएगा, वागड़ राज्य बनाने की दिशा में पूरा प्रयास किया। वागड़ राज्य यानी कि आप यहाँ पर बृहत्तर डूंगरपुर की बात कर सकते हैं। और इसी प्रकार का एक प्रयास बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने भी किया कि हरियाणा से वो लोहारू राज्य को अपने यहाँ पे मिलाना चाहते थे। कुल मिलाकर इस तरह के प्रयास जयपुर के द्वारा किए गए, डूंगरपुर के द्वारा किए गए, बीकानेर के द्वारा किए गए, कोटा के द्वारा किए गए, और इन सब में सबसे बड़ा प्रयास, पहला प्रयास जो किया गया वो उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्लासेज हैं आप लोगों को आपकी कसौटी पे खरी उतरेंगी, और जिन्हें थोड़ा सा तार्किक और सटीक व्याख्या सहित प्रामाणिक क्लासेस चाहिए, ऑथेंटिक फैक्ट्स वाली, तो निश्चित तौर पर वो खुश होंगे। लेकिन ये सभी प्रयास असफल सिद्ध हुए। जो ये नरेशों के द्वारा जो व्यक्तिगत प्रयास किए गए थे, ये सभी प्रयास असफल सिद्ध हुए, क्योंकि ऐतिहासिक एवं अन्य कारणों से इन राज्यों के शासक आपसी विश्वास, ईर्ष्या एवं वैमनस्य की भावना से ग्रसित थे। और ये बात सही भी थी, क्योंकि ऐसा होने पर बड़ी रियासतों को, मतलब छोटी छोटी रियासतों को ये लगा कि बड़ी रियासतें तो जीवित रहेंगी, लेकिन छोटी छोटी रियासतों का तो अस्तित्व ही दांव पर लग जाएगा। छोटी रियासतें क्यों? अपनी वंश परंपराओं और प्राचीन प्रतिष्ठा को धूल में मिलाकर, बिल्कुल धूमिल करके बड़ी रियासतों के साथ मर्ज हैं। और पक्की बात है कि विलय के लिए, सच्ची बात तो ये कि विलय के लिए प्रबल जनमत एवं केंद्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता थी, जो कि इन रियासतों के पास इनका पूरी तौर पर अभाव था। इस दिशा में उन्हें, ये बात भी सही बात है, यदि वो ऐसा प्रयास करते तो एआईएसपीसी और प्रजामंडल का भारी विरोध का भी सामना करना पड़ता। और राजपूत नरेशों के इस बिखराव का सबसे अधिक फायदा असल में किसको मिलना था, या किसने उठाया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना की इच्छा थी कि जब स्वतंत्रता का प्रस्ताव पढ़ा जा रहा है, दो डोमिनियन स्टेट्स अस्तित्व में आ रहे हैं, भारत और पाकिस्तान जैसे राज्य अस्तित्व में आ रहे हैं, तो वो अधिक से अधिक रियासतों को एक तरह का लालच देकर, उनकी स्वतंत्र स्थिति को बनाए रखने का लालच देकर अपने यहाँ पे मर्ज करे। यह अलग बात है कि वो आगे जाकर धन और बल के दम पर उनको पाकिस्तान में मिला लेता, लेकिन फिलहाल तो उसने पूरी तौर पर इनकी स्वायत्तता, स्वतंत्रता को बनाए रखने का लालच देकर अपने यहाँ मिलाने का प्रयास किया। और इसमें जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह साहब तो लपेटे में आ चुके थे। संभवतः या उनकी जो मुस्लिम पत्नी थी जुबैदा का भी कुछ अहम योगदान रहा हो, हु नोज, मे बी, गॉड नोज वेरी वेल। हम तो सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं, आगे देखिएगा। अब आप सोचिएगा, यदि ऐसा हो जाता तो भारतीय संघ और सरदार पटेल का जो सपना था वो तो मतलब सपना ही रह जाता। किसी भी सूरत में वो साकार नहीं हो पाता कि भारत फिर से विश्व गुरु बने, ताकत बने
उसकी योजना में, मोहम्मद अली जिन्ना की योजना में, याद रखिएगा, जोधपुर, भोपाल, रामपुर और हैदराबाद राज्यों को स्वतंत्र घोषित करवाकर भारत को दुर्बल और विभाजित बनाए रखना था। इसके लिए उसने इन रियासतों की मानसिकता को समझते हुए उनके हर प्रस्ताव को आंख मूंद कर मानने और उनकी स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखने का वचन भी दे दिया था। जिन्ना की इस झांसे में जोधपुर के तरुण राजा हनुमंत सिंह राठौड़ आगे, संभवतः भोपाल नवाब, धौलपुर महाराजा खुले रूप में एवं बीकानेर पर्दे के पीछे रहकर जोधपुर के इस निर्णय का समर्थन कर रहे थे। आज की इस क्लास में आप पुनः समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल कार्य रहा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और क्या जीवट निश्चय, दृढ़ निश्चय रहा होगा। बहुत मुश्किल होता है। हम अपने घर के 4 सदस्यों को, रूठे हुए सदस्यों को मना नहीं सकते किसी शादी ब्याह में या किसी फंक्शन में। इतनी बड़ी यज्ञ को, इतनी बड़ी रियासतों को जो बिल्कुल साधन संपन्न है सामरिक तौर पर, उन सबको रक्त की एक बूंद बहाए बिना अखंडित भारत का हिस्सा बनना। खैर अब तो मुश्किल है, ये बात कहना बड़ा गलत है। अखंडित तो का खंड खंड तो पहले ही हो गए। मुझे नहीं पता इसका श्रेय कौन सा नेता, कौन सी पार्टियां लेंगी, कि वो एक अलग विवाद का विषय हो सकता है, मैं ठीक है। लेकिन फिर भी जो भी भारत बचा खुचा भारत जो बचा, उसमें भी इन सभी रियासतों को एक मंच पर लेकर आना छोटी मोटी बात नहीं थी। मैं तो खैर अपने अंतर्मन की गहराइयों से सरदार पटेल के इस कार्य को, पुनीत कार्य को धन्यवाद देता हूँ। और चूंकि राष्ट्रवादी विचारधारा रखते हैं तो इसलिए जब तक सांस रहेगी तब तक सरदार पटेल का नाम तो खैर लिया ही जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अब हमें ये देखना है स्टेट मिनिस्ट्री, रियासती विभाग क्या था। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बड़े इस तरह के क्वेश्चन हैं, इस तरह का मैटर है जिन्हें आप जनरली अपने गाइड्स में, जिन्हें जनरली आप अपनी बुक्स में, कोचिंग्स में, कोचिंग के मटेरियल्स में या क्लासरूम नोट्स में कभी नहीं देखोगे। असल में जो रियासती विभाग था उसकी स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई थी। 5 जुलाई 1947 को। इसकी नीति क्या थी? इसकी नीति ये थी कि स्वतंत्र भारत में 1 करोड़ वार्षिक आय, स्वतंत्र भारत में जिनकी आय 1 करोड़ है और वार्षिक आय है और कुल जनसंख्या 10 लाख वाली ऐसी रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकेंगी। और इस तरह की रियासतों को जीव्य रियासत बोला गया। जीव्य रियासत का मतलब क्या है? जीव्य रियासत का मतलब है जो जीवित रहने का मादा रखती हैं। इस तरह की रियासतें मात्र 4 थीं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, जिनकी कुल जनसंख्या 10 लाख और कुल वार्षिक आय 1 करोड़ या उससे अधिक हो। इस प्रकार की रियासतें मात्र जीव्य रियासतों में आने की श्रेणी में आने वाली मात्र 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं बीकानेर। ये कहा गया कि भारतीय संघ आज़ादी के बाद देशी राज्यों के इन जीव्य रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरी बात, ये बात कही गई, किसी भी नरेश को 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक का प्रीवी पर्स का मतलब है निजी व्यय। आप लोग जानते हैं प्रीवी पर्स अंत में समाप्त किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो किसी भी नरेश को 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक का प्रीवी पर्स या निजी व्यय नहीं दिया जाएगा। इस तरह की ये शर्तें रखी गई। अच्छा, एक बात और कही गई कि जो संघ बनेंगे इन 4 रियासतों के अंदर, जो अन्य रियासतें मिलाई जाएंगी इनके आसपास की, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, और उनका जो संघ बनेगा, चूंकि वो गैर प्रशासनिक राजनीतिक कार्यकर्ता होंगे, उनके अंदर पारंपरिक राजशाही को चलाने का तो तरीका था, लेकिन आधुनिक संसदीय प्रणाली से, लोकतांत्रिक तरीके से उनको कोई अनुभव नहीं है। तो जो संघ बनाए जाएंगे, जो प्रस्तावित संघ बनाएंगे 4 रियासतों के अधीन, उनकी प्रशासनिक राजनीतिक अनुभवहीनता को देखते हुए प्रत्येक संघ में वीटो पावर युक्त केंद्र से, भारत सरकार की तरफ से वीटो पावर युक्त सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसका अधिकारी ICS रैंक का रीजनल कमिश्नर होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोबडी कैन गोइंग टू एक्सप्लेन यू काइंड ऑफ मैटर। याद रखिएगा मेरी इस बात को। रीजनल कमिश्नर जो ICS रैंक का अधिकारी होगा, जिसको वीटो पावर होगा, वो चाहे तो संघ के किसी प्रस्ताव को माने, ना चाहे तो ना माने। अलबत्ता वो भारतीय सरकार के किसी निर्णय को थोप सकता है उस संघ पर। वीटो पावर से मतलब यहाँ पर रीजनल कमिश्नर होगा। हालांकि आगे जाकर जो संघ बने उसमें काफ़ी इस रीजनल कमिश्नर को लेकर काफ़ी दिक्कतें आई थी, काफ़ी मतलब पेचीदा मामला हो गया था। हम पढ़ेंगे जब विभिन्न चरण हम आगे पढ़ने जा रहे हैं उस सूरत में। इस रियासती विभाग का उद्देश्य एवं कार्य क्या था, जरा वो भी देख लीजिए।
इसका उद्देश्य एवं कार्य था भारतवर्ष की असंख्य स्वायत्त संप्रभु एवं ब्रिटिश साम्राज्य के अस्तित्व की हिमायती वाली रियासतें जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एवं बंगाल से राजस्थान तक बिखरी हुई थी एवं पटेल के अखंड भारत के स्वप्न में सबसे बड़ी बाधा थी को एकता के सूत्र में पिरोकर आधुनिक एकीकृत भारत का निर्माण करना। आधुनिक एकीकृत भारत का निर्माण करना यह पुनीत कार्य किस विभाग के अंतर्गत हो रहा था? स्टेट्स मिनिस्ट्री या रियासती विभाग, जिसके गठन किया गया था 5 जुलाई 1947 को। याद रखिएगा 5 जुलाई 5th ऑफ जुलाई 1947 को उसका गठन किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल साहब थे, याद रखिएगा, और जो सचिव थे वो वीपी मेनन साहब थे, राव बहादुर वीपी मेनन साहब और सरदार पटेल साहब। मैंने लास्ट जो एपिसोड था उसमें भी साफ कहा था कि वीपी मेनन साहब जो थे वो दक्षिण भारतीय राजनीतिज्ञ थे। राव बहादुर वापल्ला पेंगुन्नी मेनन, ये पूरा फुल फॉर्म है वीपी मेनन साहब का। दक्षिण भारतीय डिप्लोमेट्स भी थे, स्टेटमैन भी थे, और सबसे बड़ी ताकत थे रियासती विभाग की। एक बड़ा रोचक किस्सा आता है। जोधपुर महाराजा हनुमान सिंह साहब ने एक बार चर्चा के दौरान अपनी पिस्टल तान दी थी वीपी मेनन साहब पर। इस तरह के रोचक किस्से काफ़ी सारे हैं, मैं आगे लूँगा निश्चित तौर पर। तो अध्यक्ष सरदार पटेल साहब थे, सचिव जो थे वो राव बहादुर वापल्ला पेंगुन्नी मेनन साहब थे। परिणाम क्या हुआ इस रियासती विभाग का? पटेल की व्यवहार कुशलता, सरदार पटेल साहब की व्यवहार कुशलता, सरदार पटेल की व्यवहार कुशलता और प्रशासनिक दृढ़ता के आगे मजबूरी में झुकते हुए अधिकांश नरेशों ने विलय दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। और भारतीय वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस क्लास में कोई फालतू की बात नहीं है। जो लोग लगातार जुड़े हुए हैं इस क्लास में वो बेहतर समझेंगे कि क्या फ़ायदे हैं इस क्लास के। भारतीय संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली जो प्रथम रियासत थी उनमें बीकानेर नरेश राजपूताना से शार्दुल सिंह साहब थे, जिन्होंने 7 अगस्त 1947 को इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। राजस्थान में जोधपुर धौलपुर रियासतों के अतिरिक्त सभी रियासतों ने भारतीय संघ के साथ विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, रियासती विभाग जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई थी और जिसकी उद्देश्य ये था कि 1 करोड़ वार्षिक आय वाली और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली जो रियासतें हैं वो जीव्य रियासतें कहलाएंगी। और इस प्रकार की शर्तों को पूरा करने वाली जो रियासतें थी इस राजपूताने में वो 4 थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। कहा गया था कि इस तरह की रियासतों के अंदर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, लेकिन जो प्रस्तावित संघ बनेंगे उनकी प्रशासनिक और राजनीतिक राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए और प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभवहीनता को देखते हुए आईसीएस रैंक का एक रीजनल कमिश्नर वहां पर भारत सरकार नियुक्त करेगी, जिसको वीटो पावर दिया जाएगा। इस रियासती विभाग के प्रस्ताव पर सबसे पहले हस्ताक्षर, यानी कि भारतीय संघ में जिस रियासत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके दस्तावेज को पूरा किया कि जी हाँ हम भारतीय संघ में सम्मिलित होना चाहते हैं, वो रियासत असल में बीकानेर थी। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह राठौर साहब ने सबसे पहले 7 अगस्त 1947 को इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस प्रकार से ये कक्षा आज की पूरी होती है। नमस्कार आप सभी लोगों को दोस्तों, मैं फाइनली आपके उज्जवल भविष्य की शुभेच्छा देते हुए, कामना करते हुए बस यही उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप लगातार पढ़ते रहें। लगातार टेलीग्राम पर नोट्स आ रहे हैं, आपके सामने रेगुलर क्लास आ रही है। अमूमन मैं 8 बजे के लगभग इस क्लास को अपलोड कर देता हूँ। तो इस क्लास में जितनी आपकी रेगुलरिटी या निरंतरता बनी रहेगी, आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहें, संभव प्रश्न मैं बताता हूँ उन्हें नोट करते रहें, पेन डाउन करते रहें। आने वाले चरण इसी प्रकार से लगातार आगे आते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को रिच और क्या कहना चाहिए समृद्ध करते रहिए। प्रॉस्पेरिटी पर लेकर आते रहिएगा, समृद्ध से समृद्धता की ओर पढ़ते रहिए और अपने आप को कॉम्पिटिशन्स के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ आप लोग तैयार कर लीजिए। पुनः जब आप कंपटीशन में जाएं तो फिर आपको उस दिक्कत का सामना बिल्कुल भी ना करना पड़े। वंदे मातरम।